बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज वाला पोर्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमने कल 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज हम नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो लेक्चर नंबर 14 में आज हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो आप अपनी बुक में देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कंडीशन ये पूछी गई है कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करें और उन दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो, बराबर हो, जबकि उनका जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी उन्हीं वेक्टर के क्या हो, बराबर हो, तो बताएं कि उस ए और बी यानी पहले दो वेक्टर के दरमियान कितनी डिग्री का एंगल होगा। ज़रा क्वेश्चन को समझिएगा। फ़र्ज़ करें एक वेक्टर ए है, उसकी मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरा वेक्टर बी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या है, 5 है। आप ए और बी को इस तरीके से ऐड करें कि रिजल्टेंट बी 5 ही आए, तो बताएं ए और बी के दरमियान एंगल की कीमत क्या होगी। तो अब सबसे पहली बात यह है कि ये उस वक्त मुमकिन है जब ए और बी के दरमियान एंगल 120 डिग्री होगा। तो हम शुरू में लिखेंगे इट इज़ ए पॉसिबल ओनली, कि ये सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज़ 120 डिग्री। अब सवाल ये कि ये 120 डिग्री का एंगल होगा तो प्रूव कैसे करें, रीज़न क्या है, तो ज़रा समझते हैं ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बेटा वेक्टर से ए यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वेक्टर कौन सा है, बी, ये वेक्टर्स है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में क्या है, बराबर है। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास ये है। तो कंडीशंस के मुताबिक मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इट मीन ये एक ऐसी ट्राइंगल डेवलप हो गई जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं। तो ऐसी ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। जब उसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं तो उसके इंटीरियर 3 एंगल्स भी बराबर होंगे। कौन कौन से एंगल्स, ये वाला, ये वाला और ये वाला। और ये कितने डिग्री के होंगे, 66 डिग्री के होंगे। चूँकि तीनों के मिला के 180 बनता है, तो ये 60 डिग्री का एंगल दरमियान में लाई करेगा। अब क्या यही 60 डिग्री का एंगल ए और बी के दरमियान है? नहीं भैया, ये तो बेसिकली एक वेक्टर की हेड है, दूसरी की क्या है, टेल है। तो हमें क्या करना है, हमें तो वो वेक्टर चाहिए जो दो टेल के दरमियान बन रहा हो। तो फिर हम अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए पहले ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। हम ए वेक्टर की लाइन को एक्सटेंड करेंगे। ये डॉट डॉट के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया। जब बेटा ए को आप एक्सटेंड करके यहाँ लेके आते हैं तो आप एज्यूम कर लेंगे कि ये ए की टेल है। तो अब इस टेल और इस वेक्टर की टेल के दरमियान यहाँ जो एंगल बनेगा, जो मैंने रेड कलर से शो कर रखा है, इस एंगल की कीमत क्या होगी। अब जरा इस एंगल को समझने के लिए ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा। बेटा इस पूरी लाइन को, जो ए की लाइन आ रही है, इसको टोटल पढ़े, जो ब्लैक से मैंने दिखाया, ये 180 डिग्री बनता है। कितनी डिग्री बनता है, 180। जो लाइन कट करके इधर से जा रही है वो कितनी डिग्री की है, 60 डिग्री की। तो 180 में से 60 डिग्री निकाले तो बकिया एंगल जो ये बन रहा है, ये कितना बनता है, 120 डिग्री। तो इसका मतलब वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल कितना पैदा हो रहा है, 120 डिग्री। ओके, अब इसका बेटा दूसरा मेथड है, वो है कैलकुलेशन के जरिए हम उसको काउंट करते हैं। ज़रा समझते हैं। ये अल्टरनेट मेथड, यानी वो एक मेथड है, ये दूसरा है। रिजल्टेंट का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्वेश्चन की कंडीशन ये है, आर की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड तीनों बराबर हैं। लेट्स से वो जो तीनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, हम उसका नाम एफ दे देते हैं, बी दे दें, सी दे, कुछ दे सकते हैं। अगर एफ देते हैं तो हर एक की जगह क्या पुट करेंगे, एफ स्क्वायर 2f cos थीटा। मीन ए की जगह भी एफ, बी की जगह भी एफ और आर की जगह भी क्या पुट कर दी, एफ। अब बेटा इसको सॉल्व करें तो स्क्वायर ले बोथ साइड के ऊपर, ताकि रूट खत्म हो जाए। ये हो जाएगा स्क्वायर, इसका रूट खत्म हो जाएगा। इसमें से आप लोग इस एफ स्क्वायर को इस एफ स्क्वायर से क्या कर दें, कैंसिल। बाकी रिलेशन क्या यही बचेगी, यस। अब इसमें से 2f स्क्वायर cos थीटा, इसको उधर ले जाए तो माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब सिर्फ cos थीटा लेने के लिए 2f स्क्वायर को क्या करें, डिवाइड। तो ये जो f स्क्वायर है वो इस f स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या कीमत बचेगी, -1/2। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2, और -1/2 cos इनवर्स की कीमत किसके बराबर होती है, 120 डिग्री। तो प्रूव हो गया कि ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं पेपर के अंदर, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, ये इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के जरिए हम इसको शो करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर है 14। बड़ा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें यह कहा गया कि हमारे पास एक फोर्स है, एक वेक्टर है 60 न्यूटन्स, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है जिसकी कीमत हमारे पास कितनी है, 35 न्यूटन। अगर हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करें तो पॉसिबल हमारा रिजल्ट 100 हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि वो 70 हो, पॉसिबल है वो 20 न्यूटन हो। तो हमने इसमें प्रूव ये करना है कि ये आंसर 100 ठीक है, 70 ठीक है, या 20 न्यूटन का आंसर ठीक है।
तो इन अनमें से कौन सा आंसर दुरुस्त होगा। तो बेटा ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो उसको सॉल्व करने का असूल ये है कि आप वेक्टर का मैक्सिमम और क्या निकालेंगे, मिनिमम। याद रखें जब वेक्टर मैक्सिमम ही हम ऐड करते हैं तो उस वक्त होते हैं जब दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल, और उनका रिजल्ट क्या होता है, मैक्सिमम। ऐसी सूरत हाल में अगर ज्योमेट्रिकली को पूछे तो थीटा 0 डिग्री का होता है। और याद रखें जब थीटा 0 डिग्री के ऊपर वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर आम स्केलर की तरह ही ऐड हो जाएंगे, यानी उसके अंदर कोई हमें ग्राफिक रूल्स के ऊपर नई चेंज नहीं आएगी। जैसे कि आम ग्राफिकली तो चेंज आ जाता है, ये सिंपल जैसे ऐड होता है ऐसे ऐड हो जाएंगे। तो वेक्टर्स को f1 + f2 60 + 35 जब ऐड किया हमने तो हमारा आंसर किसके बराबर आ गया, 95 के। तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर को ऐड करें तो मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है, 95। ठीक हो गया। फिर हम इसका निकालते हैं मिनिमम। व्हेन द टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन देयर रिजल्ट इज मिनिमम। अब एंटी पैरेलल में दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। 180 डिग्री के ऊपर तो f1 - f2 60 - 35 इक्वल टू किसके बराबर है, 25। इसका मतलब इन दो वेक्टर का जो आंसर की रेंज है वो कहाँ से शुरू होती है, कम से कम 25 से, और कहाँ जाके मुकम्मल हो जाएगी, 95 के ऊपर। इसका मतलब इसका आंसर पॉसिबली 25 से लेके 95 के दरमियान एग्जिस्ट करना चाहिए। इससे ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। अब जब देखो क्या 100 95 से ज़्यादा है तो फिर ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्या 20 हमारा 25 से नीचे है, क्या ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो क्या हमारा आंसर 70 हो सकता है, यस 70 लाइज बिटवीन 25 एंड क्या है, 95। सो हमारा दुरुस्त आंसर कौन से इसमें हासिल होगा, 70। ओके। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी ये कहता है कि अगर हम मुख्तलिफ वेक्टर्स को एक क्लोज पॉलीगॉन की फॉर्म में ऐड करें तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। तो पहले थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, लफ्ज़ है पॉलीगॉन। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कई, और गॉन का मतलब होता है साइड यानी कई साइड वाली शेप। और जब लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा क्लोज तो ऐसी शक्ल जिसकी तस्वीर बनते बनते एंड पे वो एक जगह को बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसका मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब कई साइडों वाली वो शक्ल जिसको हम वेक्टर के यानी साइडों को वेक्टर के तौर पे शो करते हैं और उनको हम एक जगह पे क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इट मीन हम एक ऐसी पॉलीगॉन बनाएंगे जो बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी और वो क्लोज शेप होगी। उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम। ये वेक्टर्स हमारा ए यहाँ से शुरू होता है, इसके हेड के साथ वेक्टर बी की टेल जोड़ दी, उसकी हेड के टेल के साथ सी को जोड़ दिया, उसके हेड के साथ डी को जोड़ दिया, उसके हेड के साथ ई को जोड़ दिया, सो ऑन। हम जोड़ते गए दोबारा यहाँ तक आ गए। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड, तो बहुत सारी साइड्स हैं, इसीलिए इसके क्या पढ़ेंगे, पॉलीगन। क्या जहाँ से शुरू हुई वहीं ख़त्म हुई, हाँ जी, इसे क्या पढ़ेंगे, क्लोज पॉलीगन। तो अब बताएं रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट तो वो लाइन होती है जो इनिशियल और फाइनल के दरमियान स्ट्रेट लाइन के तौर पे शो होती है। जब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होगा तो ज़ाहिर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 0 होगी या वो वैल्यूज किसके बराबर होगी, नल वेक्टर्स के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 पार्ट्स हैं, इसको जरा टेक्निकली समझने की जरूरत है। यहाँ पे 2 शिप हैं, एक शिप का नाम है एक्स, दूसरी शिप का नाम क्या है, वाई। पार्ट 1 जो हमारा ऐसा है उसको पढ़ रहे हैं। तो शिप एक्स जो है वो मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ। ये जरा देख लीजिएगा इंडिकेटर, ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। नॉर्थ की जानिब कौन सा शिप जा रहा है, एक्स शिप जा रहा है। तो वेलोसिटी vx along नॉर्थ किसकी होगी, एक्स शिप की होगी। एक वाई शिप है वो भी मूव कर रहा है। अब जो वाई शिप मूव कर रहा है अब उसकी एग्जैक्ट मूवमेंट हमें नहीं मालूम, लेकिन जब उसके अंदर मौजूद शख्स से हम स्टडी करते हैं कि ये किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। इसमें अब ये है कि ये जो शिप है ये जा रहा है नॉर्थ की सिमत में। एक और शिप है जो मूव कर रहा है और उसकी अंदर एक ऑब्जर्वर मौजूद है जिस शिप का नाम हमने वाई शिप रखा है। अब उसकी डायरेक्शन अभी हमें मालूम नहीं, जो हमने मालूम करनी है। लेकिन उसके अंदर जो मौजूद ऑब्जर्वर है जब वो देखता है तो उसे ये लगता है कि ये शिप नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ये नॉर्थ की तरफ नहीं, ये बल्कि सीम टू बी नॉर्थ ईस्ट इस सिमत में जाता हुआ दिखाई देता है। ये जो उसको दूसरी सिमत में जाता हुआ दिखाई देता है बेसिकली ये रिलेटिव इफेक्ट है। चूँकि वाई भी मूव कर रहा है और एक्स भी मूव कर रहा है, जब दोनों मूव करते हैं तो एक दूसरे की वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है उसे हम रिलेटिव कहते हैं। इस वजह से वो जा तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है लेकिन दिखाई किधर दे रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में जाता हुआ दिखाई देता है। अब एक्चुअली देखें कि वो वाई किधर जा रहा है। तो वेक्टर के मुताबिक जरा स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, vx वेलोसिटी ऑफ शेप ऑफ एक्स, vy वेलोसिटी ऑफ द शेप ऑफ क्या होगा, वाई। ये जिस सिमत में आपको दिखाई देता है ये रिलेटिव अक्सर है। रिलेटिव कैसे निकालते हैं, दोनों वेलोसिटी का फर्क निकालें, vx माइनस क्या होगा, vy। तो vx माइनस vy वेलोसिटी ऑफ द शिप x रिलेटिव टू द शिप क्या होगा, y। x की y के लिहाज से जो होगा उसको डिफरेंस लेंगे। अब वेक्टर्स के मुताबिक देखें,
ये पहला वेक्टर्स हो गया ओ ए, इसका नाम वी एक्स, ओ बी जो रिजल्टेंट उसका नाम क्या होगा, तो अब ये कितना होगा, ज़ाहिर ये माइनस क्या होगा, वी वाई होगा। अब हेड टू टेल के मुताबिक ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ये देखें ओ ए बी प्लस ओ बी, इनमें वैल्यूज पुट कर दे सेम एस। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ए बी की कीमत निकालनी हो तो वी एक्स को इधर ले आएँ, तो आप लोग इसमें से वी वाई फैक्टर को वी वाई फैक्टर से सॉरी वी एक्स फैक्टर को वी एक्स फैक्टर से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस वी वाई। जो बेटा आपको माइनस वी वाई बच रहा है वो है ए बी। इस पर डायग्राम में देखें ए बी का नाम क्या है, माइनस वी वाई। तो क्या हमें माइनस वी वाई चाहिए या प्लस वी वाई चाहिए, नहीं हमें तो प्लस वी वाई चाहिए। तो अगर ज़रा गौर करें, अगर माइनस वी वाई इस समत में जा रहा है जिसको हम ईस्ट कहते हैं, तो प्लस ए वाई की डायरेक्शन क्या बनेगी, अपोजिट, और वो किसके डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, वेस्ट। इस वजह से यहाँ लिखा है ए बी इज इक्वल टू माइनस वी वाई। दिस शो दैट वी वाई इज अपोजिट टू द ओ बी। इसका मतलब जो पॉजिटिव वी वाई होगा वो ए बी के क्या होगा, अपोजिट होगा। और अगर अपोजिट लेते हैं तो पहले वो ईस्ट पे जा रहा था तो उसका अपोजिट कौन सी चीज़ बनेगी, वेस्ट। इसका मतलब एक्चुअल डायरेक्शन उसकी कौन सी है, वेस्ट। तो वी वाई जो शिप है या वाई शिप जो है वो किस समत में जा रहा है, वेस्ट की समत में जा रहा है, और एक्स किधर जा रहा है, नॉर्थ की समत के अंदर जा रहा है। ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी। ओके, इसी क्वेश्चन का एक बी पार्ट है जिसमें आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। ये बॉडी उस जगह जहाँ मौजूद है तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेज हैं। एक फोर्स बुक के अंदर दिखाई गई है, ऐसे करके अमल करती है, इसका नाम एफ है, जो उसको होल्ड करती है। सेकेंडली एक इसका वेट की फोर्स है डाउनवर्ड है, एक इसका रिएक्शन की फोर्स है सरफेस की। तो बेटा से में हमने मालूम ये करना है कि इस बॉडी के ऊपर जो मुख्तलिफ फोर्सेस अमल कर रही हैं उनमें से बज़ाहिर कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो प्लेन की डायरेक्शन में, अब जरा ज़हन में रखें, प्लेन की ये डायरेक्शन बनती है, यानी इंक्लाइन की ऐसे बनती है टेढ़ी, या ऊपर या नीचे, ऐसे अभी कोई फोर्स मौजूद नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि आर की लाइन को सीधा पीछे बढ़ाते हैं और बढ़ा के डब्ल्यू यानी वेट के दो कंपोनेंट बना लेते हैं। ये थीटा बनेगा, इसका नाम डब्ल्यू वाई, इसका नाम क्या होगा, डब्ल्यू एक्स। जो मैंने रेड कलर में देखा है ये वेट के क्या है, कंपोनेंट है, जैसा कि ये बेटा यहाँ मेंशन कर दिए गए। फोर्स की लाइन को सीधा आगे बढ़ाएं तो इस लाइन के साथ एंगल बनाएगी थीटा। इसका एक y कंपोनेंट होगा, दूसरा कौन सा कंपोनेंट होगा, x। इस तरीके से हमें x और y दोनों इसके मिल गए। अब जरा गौर से देखिएगा, इस प्लेन की डायरेक्शन में दो फोर्सेस काम करते नजर है जिनको मैं सर्कल करने लगा हूँ। एक कौन सी है, fx, जो ऊपर की तरफ जाती है दिखाई देती है, और दूसरी फोर्स कौन सी है, नीचे की तरफ जाती है, वो है wy। बेशक वो नीचे बढ़ रही है लेकिन इसकी एक्चुअल डायरेक्शन यहाँ आ रही है। इसका मतलब इलांग इनक्लाइन प्लेन दो फोर्सेस काम कर रही हैं, fx और wy। fx अपवर्ड है, wy क्या है, डाउनवर्ड है। तो नेट फोर्स क्या बनेगी, अप वाली पॉजिटिव, डाउन वाली नेगेटिव। तो लिहाजा इंक्लाइन प्लेन fx माइनस क्या होगा, wy। ये fx बराबर एफ कॉस थीटा, wy बराबर mg sin थीटा। तो नेट फोर्स इलांग द प्लेन क्या रिजल्ट आएगा, एफ कॉस थीटा माइनस mg sin थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर है 17। वो ये कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है a1 क्रॉस a2। अगर हम इनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी माइनस a1 क्रॉस माइनस a2 लें तो क्या कोई तब्दीली आएगी उसकी वैल्यूज के ऊपर या डायरेक्शन के ऊपर। तो ज़रा देखते हैं, ये बेटा कौन सा कीमत है a1, ये कौन सा वेक्टर्स है a2, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक देखें, ऐसे घुमाएंगे तो डायरेक्शन किधर बनेगी, अपवर्ड। तो a1 क्रॉस a2 अपवर्ड बनता है इस डायरेक्शन के। अब डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो a1 की जगह माइनस a1 आएगा तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी, पहले इधर थी फिर किधर होगी, इधर। ये पहले ऊपर जा रहा है, अभी किधर चला जाएगा, नीचे। इसका नाम क्या होगा, माइनस a2। तो बेटा ये होगा माइनस a2 और ये क्या होगा, माइनस a1। अब फिर माइनस a1 से a2 की तरफ जाएं तो फिर भी तो एंटी क्लॉकवाइज बनती है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन पे कोई कीमत पे फर्क नहीं पड़ा। तो पता चला a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू माइनस a1 क्रॉस माइनस a2 इज इक्वल टू a1 क्रॉस a2। इट मीन देयर इज नो चेंज, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। बेटे इसके अंदर ये है कि अगर a1 और a2 का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आंसर नल आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, नल। अब बताएं कि पॉसिबली ये आंसर नल कोई तीन कंडीशंस बताएं कि जिसमें आंसर क्रॉस प्रोडक्ट का नल है। तो आपने प्रॉपर्टीज में ये बात पढ़ी थी कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इस फार्मूले के मुताबिक नल आंसर तीन वजूहात पे आता है। कौन कौन सी बेटा, नंबर 1, जब दो वेक्टर में से किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम नल या जीरो कर देते हैं। बेटा ये देखें, a1 या a2 में से अगर एक नल हो जाए हमारा आंसर इनमें से क्या आ जाएगा, नल आएगा। दूसरी कंडीशन ये है, अगर a1 और a2 आपस में क्या हो, पैरेलल हो।
जब पैरेलल होंगे तो थीटा क्या होगा 0, और साइन 0 की कीमत 0 होती है, लिहाजा फिर भी आंसर कौन सी कीमत आएगी नल। और तीसरी कंडीशन बड़ी आसान इसी किस्म की है, A1 और A2 आपस में क्या हो एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल तब होते हैं जब थीटा किसके बराबर होता है 180 के। जैसे 180 पे आता है फिर रिजल्ट क्या होगा नल। तो नल आने की 3 वजूहात हैं, या तो 2 वेक्टर में से कोई एक वेक्टर नल होगा, या थीटा 0 डिग्री का होगा, या थीटा 180 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा आसान सा है, आपको 2 स्टेटमेंट दी गई और पूछा गया कि इनमें से 2 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है। पहली स्टेटमेंट जिसके अंदर वो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी ना मूव करे ना रोटेट करे वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। क्या ये बात दुरुस्त है? तो बेटा ये आधी दुरुस्त है आधी गलत है, इस वजह से हमें से फॉल्स मानेगी, क्योंकि इस डेफिनेशन में डायनामिक इक्विलिब्रियम का जिक्र मौजूद नहीं है। क्योंकि इक्विलिब्रियम की पूरी डेफिनेशन ये कि जो बॉडी रेस्ट में हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो जबकि इसमें सिर्फ कहा गया कि रेस्ट वाली इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, क्योंकि इसने डायनामिक इक्विलिब्रियम को ओबे नहीं किया। नंबर 2 पे जो स्टेटमेंट दी गई है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर क्लोज पॉलीगॉन की शक्ल में फोर्सेस अमल करती हैं, तो आप समझ जाते हैं कि क्लोज पॉलीगॉन में अगर फोर्सेस अमल करें तो रिजल्ट क्या होगा नल होगा। इसका मतलब है अमल करने वाली फोर्सेस क्या होंगी 0 होंगी। तो क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी? यस। ये किस कंडीशन के मुताबिक है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक, जब समेशन एफ इक्वल टू नल देन एक्सेलरेशन आल्सो नल, इट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है? ट्रू है। ओके हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक सीनरी है, एक पिक्चर से कोई चीज़, हमें कहा गया कि भाई इसको ऐसे दीवार के साथ लटकाना है, मगर हमारे पास धागे बड़े कमज़ोर हैं, खदशा ये कि ये टूट जाएंगे। तो हमें ऐसे तरीके से लटकाएं कि कम से कम टेंशन पैदा हो। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए बेटा ये है कि नॉर्मली हम करते क्या हैं, पहले हम कॉमन सेंस लेते हैं, हम एक धागा बांध के यहाँ ले जाते हैं, एक धागा बांध के यहाँ लगा देते हैं, ये तस्वीर लटका देते हैं। अब इस धागे में टेंशन हुई, इस धागे में टेंशन हुई और वेट की फोर्स नीचे अमल कर रही है। तो कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं? 3, टेंशन 1, टेंशन 2 और वेट। टेंशन चूंकि टेढ़ी लाइन पे कर रही है इसलिए इसके मैंने कंपोनेंट बना दिए। आप देख सकते हैं कि एक टी कॉस थीटा, इसका ये एक्स कंपोनेंट, इसका ये एक्स कंपोनेंट, इसका ये वाई और इसका ये भी क्या है वाई दोनों किधर जा रहे हैं? अपवर्ड। और टी कॉज और टी कॉज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल। नतीजा ये निकलेगा कि इसको जब फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ वो फोर्स चाहिए जिसको नीचे गिरा सकती है। इसका मतलब वर्टिकल फोर्स को हम कंसीडर करेंगे। तो टी वाई दोनों किधर जा रहे हैं? अपवर्ड, और वेट किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। इस तस्वीर को गिरने से बचाना है, इक्विलिब्रियम के अंदर रखना है, तो हमें टी वाई को वेट के क्या करना होगा? बराबर करना होगा। लिहाजा समेशन एफ वाई इक्वल टू नल या 0, टी वाई प्लस टी वाई माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, या 2 टी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू किधर ले आएंगे तो क्या होगा? माइनस। मैंने एरो का निशान नहीं लगा इसलिए मैं नल नहीं लिख रहा, ठीक है। तो 2t sin थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, टी इज इक्वल डब्ल्यू ओवर 2 sin थीटा। फार्मूला बन गया t इज इक्वल डब्ल्यू ओवर 2 sin थीटा। क्या w चेंज होगा? नहीं। क्या 2 चेंज होगा? नहीं। सिर्फ क्या चेंज होगा? थीटा। इट मीन अगर साइन थीटा की कीमत मैक्सिमम पुट करें तो टेंशन मिनिमम हो जाएगी, अगर साइन मिनिमम होगा तो टेंशन क्या होगी? मैक्सिमम। लिहाजा हमें तो मिनिमम टेंशन चाहिए। सो कंडीशन है इन दिस केस t इज द मिनिमम व्हेन साइन थीटा इज क्या होगा? मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। लिहाजा अगर मैं 1 पुट करूं तो इस टेंशन की कीमत वेट के हाफ होगी। इट मीन अगर वेट 10 न्यूटन है तो टेंशन एक धागे के अंदर कितनी होगी? 5 न्यूटन होगी। इसका मतलब ये कम से कम टेंशन धागे में कब पैदा होगी? जब धागा किस एंगल पे फिट करेंगे। अब जरा इस बात को समझें, साइन थीटा अगर 1 के बराबर लेना है तो थीटा इनवर्स लें तो साइन की कीमत कितनी होगी? 90। यानी क्या मतलब? धागे टेढ़े नहीं लगाएंगे, ऐसे तस्वीर सीनरी है। अब बिल्कुल धागा सीधा ऊपर ले जाएंगे, धागा सीधा ऊपर ले जाएंगे और एंगल कितनी डिग्री का यहाँ क्रिएट करेंगे? 90 का। जब 90 पे धागे बिल्कुल सीधे लगाएंगे तो उसमें टेंशन क्या होगी? कम से कम होगी। ओके। इसके बाद हमारा इसमें लास्ट सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें यह कहता है कि अगर कोई बॉडी अपने वेट के जरिए असर, यानी अपनी वेट की फोर्स के जरिए असर अपनी ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द रोटेट कर सकती है। तो सर इस पॉइंट को पहले समझें कि वेट एक ऐसी फोर्स होती है जो कहाँ अमल करती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। तो अब इसने हमें सवाल क्या दे दिया? क्या वेट की फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द बॉडी को रोटेट कर सकती है? तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वेट की फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रही है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम क्या मान रहे हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से पास करती है तो फिर उसका मोमेंट आर्म या उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है, और जब उसका डिस्टेंस 0 हो जाता है उसमें टार्क पैदा नहीं होता। देखिए ये फर्ज कर एक बॉडी है, इसके ऊपर यहाँ वेट अमल कर रहा है, अगर वेट की हुकूमत इसके अंदर से गुजरती है तो फिर आर किधर है?
आर तो नहीं पैदा होगा। हाँ, अगर फोर्स यहाँ अमल करती फिर इस फासले को हम आर कह सकते थे, फोर्स यहाँ अमल करती फिर इसको आर कहते। जब फोर्स उसके ऊपर अमल करेगी तो आर जीरो होगा। इसलिए मैंने लिखा कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से पास करेगा तो आर या एल क्या हो जाएगा, जीरो। फार्मूला